नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आए दिन सबसे ज्यादा चर्चे में बने हैं तो वो है प्रिंस राज। जी हां, जिस तरह से प्रिंस राज मुजफ्फरपुर के मामले में परिवार से मिलने जाते हैं, उस दौरान जिस तरह से अभी प्रिंस राज के चर्चे, इसी दौरान प्रिंस राज समीक्षा बैठक किए, क्या कुछ बड़े रणनीति तैयार किए हैं। आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, विकास और मधुबाला। विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर घटना का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पे प्रिंस राज जो है वो कल पहुँचे हुए थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद आज जो प्रिंस राज जाने के बाद पुलिस बड़ी कार्रवाई करती है, उनके घर की कुर्की कर ली है। तो कार्रवाई शुरू हो गया है, देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रिंस राज जो समीक्षा बैठक किए हैं, उस बैठक के बारे में अगर हम जिक्र करें तो देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी इस वक्त कह रही है प्रिंस राज को लेकर, पशुपति पारस और उनकी पार्टी को लेकर, कि वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। जो उनकी पार्टी कार्यालय में बैठक हुआ, वहां पर जो जिला अध्यक्ष लोग पहुंचे, उनके अलावा जो और लोग पहुंचे, वो तो कुछ और ही कर रहे हैं, वो तो कुछ और बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। वैसे में जो बार बार ये कहना कि प्रिंस राज और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, ठीक है, आप तय करने वाले कौन होते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है? क्या अब चिराग पासवान बीजेपी को और एनडीए को तय करेगी कि मोदी जी क्या काम करेंगे, अमित जी क्या काम करेंगे, अमित शाह जी क्या काम करने वाले हैं, या जेपी नड्डा क्या निर्णय लेने वाले हैं, वो अब चिराग पासवान कर रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और लेकिन जो बयां हो रही है वो कुछ और है। चाचा भतीजे की जो लड़ाई है इस वक्त फिर से बिहार में शुरू हो रही है, तो एक तरफ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। जी मधुबाला, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ प्रिंस राज के काफी चर्चे हैं, वहीं उन्हें चिराग पासवान के कंपैरिजन में भी रखा जा रहा है। इसी बीच प्रिंस राज जिस तरह से समीक्षा बैठक करते हैं, कई बड़े रणनीति तैयार करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पशुपति कुमार पारस को भी लेकर के हम कहना चाहेंगे कि पशुपति कुमार पारस ने भी बड़ी बैठक बुलाई थी। बड़ी बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर के अहम मुद्दे पर बातचीत हुई थी। वहीं पर प्रिंस राज पासवान ने भी आज बैठक बुलाई है और बैठक में बहुत सारी चीजों को सामने लाए हैं। देखिए, चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग अब एनडीए में नहीं है, लेकिन वही पशुपति कुमार पारस अपने भतीजा के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जो कुछ भी मनमुटाव था, अब वो बोलते हैं कि मेरा भतीजा है, मेरा खून है। मैंने पहले भी लगातार इस बात को कहा है। और रही बात चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज पासवान की, तो प्रिंस राज पासवान का भी यही कहना है कि ये लोग अभी भी एनडीए में ही हैं। चिराग पासवान कहीं से भी ये तय नहीं कर सकते हैं कि एनडीए में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जी विकास जी, दोनों भाइयों के बीच जो झड़प है, कहीं ना कहीं चाचा के जो रिश्ते खराब हुए हैं चाचा भतीजे में, उसका असर प्रिंस राज पर तो नहीं देखने को पड़ेगा? देखिए, प्रिंस राज का जो करियर है, प्रिंस राज पहले सांसद थे, अब सांसद नहीं है, क्योंकि बीजेपी को प्रिंस राज की पार्टी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन प्रिंस राज युवा है। प्रिंस राज को अच्छे से पता है कि युवा राजनीति बिहार में कैसे हो सकती है। तो वहीं पर अगर हम पशुपति पारस की बात करें तो वो ओल्ड हो चुके हैं, उनको 40 साल का बिहार राजनीति का जो करियर होता है उसका नॉलेज है, यानी कि अभी उनके पास सब कुछ है। तो चिराग पासवान की बात हम अगर करते हैं तो चिराग पासवान देखिए सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास 4 और सांसद हैं, तो मजबूत नज़र तो आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि एक हाथी को नाक में अगर एक छोटी सी चींटी चले जाए तो हाथी परेशान हो जाती है, तो वो हो सकता है। क्योंकि अभी प्रिंस राज और पशुपति पारस जो बिहार में रणनीति अपनाएंगे, जो रणनीति के तहत काम करेंगे, अब वो क्या रणनीति होगा ये भी अहम हो जाता है। लेकिन आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में बड़ी जानकारी, तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि आप कमर कस लीजिए, टाइट हो जाइए, सामने चुनाव है। और सभी को गुरु मंत्र दिया गया है कि किस मंत्र के तहत अब काम करना है और पार्टी को जीत दर्ज करानी है हर वो सीट पर जहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधा सीधा चिराग पासवान को टक्कर दिया जा रहा है, चिराग पासवान की पार्टी को टक्कर दिया जा रहा है। वो चिराग पासवान जो खुद को कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, अब उनको परेशान करने की जो रणनीति है बिहार में, उसकी शुरुआत हो रही है। और शुरुआत कर भी कौन रहा है? अपना ही खून, अपने ही घर वाले, अपना ही भाई। ऐसे में देखिए मामला जो है बिगड़ सकता है।
जो पासवान वोटर है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पासवान वोटर जो है वो एक तरफ पशुपति पारस को देखेंगे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भाई है, तो दूसरी तरफ वो चिराग पासवान को देखेंगे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। तो पासवान समाज का जो वोटर है 5% जो वोट है वो बट सकता है और इसका खामियाजा जो है वो एनडीए को ही भुगतने को पड़ेगा। तो एनडीए अब क्या फैसला लेती है पशुपति पारस पर वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा नहीं है पशुपति पारस। अब वो कहां से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जेपी नड्डा से कुछ बातें हुआ है क्या, कि अमित शाह से बात हुआ है या खुद मोदी से उनका कुछ बात हुआ है, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, नहीं चिराग पासवान खुलासा किए हैं। लेकिन ये कह देना कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन एनडीए का जितना बड़ा बैठक हो रहा है उस बैठक में पशुपति पारस को बाकायदा न्योता आ रहा है, पशुपति पारस वहां जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी का नामांकन था उसमें भी पशुपति पारस को बुलाया गया, पशुपति पारस वहां गए। चाहे बिहार में जहां जहां पर पशुपति पारस का मोदी जी का दौरा रहा वहां पशुपति पारस जी को बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं वो एनडीए का हिस्सा है, तब तो उन्हें न्योता आ रहा है, तब तो वो जा रहे हैं। ये केसेस तो सुनील पांडे में भी देखने को मिल गया, हालांकि सुनील पांडे जो है जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन करने के लिए लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आरएलजेपी पार्टी वही है जो सुनील पांडे को कितना एहसास दिलाई थी और उसी मांग के लिए तरारी का सीट से वो जीत हासिल की थी। आरएलजेपी पार्टी में सुनील पांडे रहे थे, वही अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से आपने अभी कहा कि मोदी जी को इसका एनडीए का खामियाजा भरना पड़ेगा, है कि नहीं? देखिए, जब हम ये खबर चला रहे हैं, सुबह का 8 बज रहा है, सुबह 8 बजे हम ये खबर चला रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में सुनील पांडे जी जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर है कि सुनील पांडे जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो लेकिन इसका कितना नुकसान तरारी सीट को लेकर, क्योंकि तरारी सीट से जिस तरीके से पशुपति पारस हुंकार भर रहे थे, तो अगर वो जाते हैं तो देखिए जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि जब लोक जनशक्ति पार्टी में टिकट बंटवारा हुआ तो उसके बाद चिराग पासवान का भी कई लोगों ने साथ छोड़ा, उनके खास माने जाने वाले लोगों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन चिराग पासवान क्या किए, डगमगाए जरूर, नैया जो है वो डगमगाती है लेकिन स्थिर एक समय पर हो जाती है। तो ठीक है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका नुकसान का भरपाई किस तरीके से होगा उस रणनीति पे भी इस बैठक में बात हुआ है और तमाम मुद्दों पर बात करते हुए अब उनका जगह कौन लेगा, भरपाई कैसे होगा, ये तमाम जो ऐसे बातें हैं जिस पर इस वक्त बातचीत चल रही है और उसका फैसला बहुत जल्द आपके और हमारे बीच में निकलकर भी सामने आएगा जब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान को कड़ी टक्कर देते हुए आपको नजर आएंगे। जी मधुबाला, ये जो समीक्षा बैठक हुई है ये चिराग पासवान के लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है? देखिए, चुनौतीपूर्ण अगर कहा जाए तो चिराग पासवान के लिए नहीं हो सकती है, नहीं ही कह सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान बिल्कुल देखिए पासवान वोट है, लेकिन पासवान के साथ साथ चिराग पासवान का इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, तो अभी चिराग पासवान, देखिए सिर्फ हम बिहार का ही जिक्र नहीं कर सकते, चिराग पासवान का नाम अभी पूरा देश जान रहा है, किस तरीके से लोग चिराग पासवान को पसंद कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि चिराग पासवान के खतरा बन रहा है। देखिए, कुछ वोटें कम हो सकती हैं, कुछ उम्मीद कम हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान अभी डगमगाने वाले नहीं है, क्योंकि पहली बात तो युवा सांसद है, युवा चेहरा है, यहां तक कि उन्हें मुख्यमंत्री के लिए भी देखा जाए तो किस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं। पटना ही में हमारे चैनल के ही कुछ लोग जा करके जब लोगों से बातचीत करते तो चिराग पासवान को लेकर के क्या कुछ लोगों का कहना है वो भी हम लोग सुनते हैं। दूसरी बात हो जाती है यहाँ पे प्रिंस राज पासवान की, जिस तरीके से आज वो बैठक बुलाते हैं तो चिराग पासवान के लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात हो सकती है, थोड़ी सी, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि चिराग पासवान के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि चिराग पासवान का भी जो नाम है, चिराग पासवान का भी जो जगह बना हुआ है, जो सीट है, पांचों के पांचों सीट वो इस बार जीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव में अपना वो दबदबा दिखा चुके हैं कि वो क्या है अभी। और पहली रही बात दूसरी कि पशुपति कुमार पारस को लेकर के अगर हम बातचीत करें तो पशुपति कुमार पारस एनडीए से पहले भी डिमांड किए थे, लोकसभा चुनाव में 5 सीट का डिमांड किए थे, लेकिन उनको 5 सीट में से कुछ नहीं मिलता, उनके भतीजे को मिलता है। आखिर बीजेपी भाप चुकी है, एनडीए भाप चुकी है कि चिराग पासवान के बदौलत ही हम लोगों का कुछ हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान इस बार वो कर दिखाए हैं। उनका सांसद लोग भी, देखिए एक सिर्फ चिराग पासवान को ही हम नहीं जोड़ सकते हैं, युवा चेहरा संभावी चौधरी हो गई, राजेश वर्मा हो गए, जो भी है, वीणा देवी हो गई, अरुण भारती हो गए, सब के सब इस बार जीत दर्ज किए हैं।
तो इसलिए कहीं से भी चिराग पासवान को लेकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि खतरा मंडराने वाला है। प्रिया जी, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है और विधानसभा का जो चुनाव होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये समझने की जरूरत है, लोग इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो देश के प्रधानमंत्री तय करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए होता है। तो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो अपना मुद्दे के लिए होता है, जो हमें विधानसभा यानी कि राज्य स्तर पे चुनाव। आप देखे होंगे कि उस समय भी जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, नीतीश कुमार को इफेक्ट करने के लिए हर जगह से अपना पार्टी को तो उतार दिए थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं गए थे। उस समय भी वो एनडीए का हिस्सा थे, भले पार्टी से जुड़े ना हो, लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार 2020 में भी उन्होंने किया था हर सीट पर जाकर। उस समय भी चिराग पासवान को एक भी विधायक जीत दर्ज नहीं किए। हर जगह से तो खड़े किए नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन जीत दर्ज नहीं किए। और अभी जिस तरीके से राजद जो है, राजद जिस तरीके से 2020 में उभरी थी जी, तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उस समय तमाम गठबंधन एक होकर बीजेपी को जीत बिहार में दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत किए थे, पर वैसा नहीं हुआ था। तो देखिए, विधानसभा का चुनाव जो होता है वो अलग मैटर होता है, अलग सोच होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं, सब कुछ अलग होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें देश को देखा जाता है, प्रधानमंत्री का कुर्सी को देखा जाता है, देश कैसे चले ये देखा जाता है, लेकिन राज्य स्तर में सब कुछ बदल जाता है। तो लोगों को ये अच्छे से पता है कि कौन किसके लिए काम कर सकता है, कौन किसके लिए काम नहीं कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा बिहार में है, उस मुद्दे को सबसे ज्यादा जो लोगों को तक ले जाएगा, जो सबसे ज्यादा लोगों को लुभा लेगा, जो अपने तरफ लोगों को खींच लेगा, उसकी जीत तय है जी। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, दोनों ने अपने मुद्दे की बात की। हालांकि ये समीक्षा बैठक कितना सफल रहा, किस तरह से ये चिराग पासवान के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है या नहीं, इसका असर तो आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी विकास ने भी खुलासे किए कि जो लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा, जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि ये समीक्षा बैठक सफल रहा। प्रिंस राज भी मीडिया कर्मियों के सामने कहे हैं, उन्होंने जिस तरह से रणनीति तैयार की है, क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ रणनीति बिहार में चलेगी, ये तो आपको अगले वीडियोस में हम जरूरी बताएंगे। तब तक के लिए आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये समीक्षा बैठक वाकई चिराग पासवान के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।